आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वात् साध्यम। निरोगी काया भाग्य से मिलती है और अच्छा स्वास्थ्य सारे कार्यों को सिद्ध कर देता है। नमस्कार साथियों, आज मैं दोबारा आपके बीच फिर हाजिर हूँ डिजिटल संवाद में एक नया सब्जेक्ट, एक नया टॉपिक लेकर, जिसका शीर्षक है जमशेदपुर में मेडिकल फैसिलिटीज़ का स्टैंडर्ड के बारे में हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर BM हेगड़े, जो एक पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवॉर्डी हैं, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट लिखी और उस रिपोर्ट के अनुसार इंडियन मेडिकल इंडस्ट्री आज सर्विस इंडस्ट्री नहीं होकर प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री हो गई है। इंडियन मेडिकल हैज़ एंटर्ड द कॉरपोरेट वर्ल्ड। मेडिकल इंडस्ट्री आज के दिन कॉरपोरेट की तरह काम कर रही है। जो डॉक्टर्स हैं उनको टारगेट्स दिए जाते हैं। मंथ के एंड में अगर टारगेट्स पूरा नहीं होता है तो जिस प्रकार व्यापारियों को टारगेट्स मिलते हैं वैसा प्रेशर बनाया जाता है। इवन OPD पेशेंट्स को ऑपरेशन थिएटर के लिए भेज दिया जाता है। ये बात रिपोर्ट में सत्य है कि एक बहुत ही नामचीन हॉस्पिटल को ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग में पाया गया, संलिप्त उसकी पाई गई और FIR उस पर दर्ज किया गया। आपने रेफरल स्कैम सुना होगा। डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में रेफ़र करने के लिए कट्स दिए जाते हैं। डायग्नोस्टिक स्कैम सुना होगा। इंडिया में लगभग 1 लाख डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, पर इनमें से केवल 1000 ही ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से डॉक्टर्स को कट देते हैं, यहाँ तक कि उनके चार्जेस का 40% कट डॉक्टर को दिया जाता है। डेड पेशेंट्स को वेंटिलेटर पर रखकर हॉस्पिटल के बिल बढ़ाए जाते हैं। डर दिखाकर इमरजेंसी ऑपरेशन किया जाता है। हेगड़े की रिपोर्ट के अनुसार एक बहुत ही नामचीन दवाई कंपनी अमृतसर के एक हॉस्पिटल को कैंसर की दवाई 1950 रुपये में सप्लाई करती थी और वो हॉस्पिटल लगभग 19,500 रुपया उस मेडिसिन का लेता था। दिस इज द टाइप ऑफ बिजनेस गोइंग ऑन इन द मेडिकल इंडस्ट्री। ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत मेडिकल कंपनी और हॉस्पिटल्स ऑपरेट करते हैं। इंडियन पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट सबमिट की गई 2016 में, जिसमें इंडियन पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पर आरोप लगाया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल एथिक्स को छोड़कर केवल नए हॉस्पिटल्स खोलने के लाइसेंसिंग प्रदान करने का काम कर रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इन सब चर्चा के साथ हम आगे अपना जो सब्जेक्ट है जमशेदपुर में मेडिकल फैसिलिटीज़ की हम बात करेंगे। जमशेदपुर में टाटा मेन हॉस्पिटल है, टाटा मोटर्स की हॉस्पिटल है, टेम्पलेट हॉस्पिटल है, ब्रह्मानंद नारायण हॉस्पिटल है, MGM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, और जो हर जिले हेडक्वार्टर में सरकारी स्तर पर होता है, खास महल में सदर अस्पताल है और कई छोटे बड़े नर्सिंग होम्स हैं। जमशेदपुर चूँकि एक औद्योगिक शहर है, इसलिए टाटा स्टील ने यहाँ एक नेसेसिटी के कारण, इंडस्ट्रियल नेसेसिटी के कारण एक हॉस्पिटल दिया है, TMH, जो लगभग 1000 बेड का है। मैं पूरी तरह से TMH की फैसिलिटीज़ को नकार नहीं सकता। आज के दिन इसकी हार्ट के डिपार्टमेंट में काफ़ी सुधार है और लोग यहाँ काफ़ी मात्रा में जा रहे हैं। यहाँ एक बर्न यूनिट भी है, परंतु
इसकी फैसिलिटीज़ पूरी तरह से मेडिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से शायद प्रतीत नहीं होती है, अपर्याप्त है। तभी यहाँ के लोग मजबूरन साउथ और नॉर्थ जाते हैं अपने इलाज के लिए, जो जमशेदपुर शहर के इकोनॉमी के लिए भी बहुत दुखदाई है। टाटा स्टील एमडी जब जमशेदपुर चेंबर में आए थे, मैंने उनसे डिमांड की है कि जमशेदपुर में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भले 100 बेड का ही हो, अप टू द वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स यहाँ पे होना चाहिए, ताकि जमशेदपुर के लोग मजबूरन बाहर ना जाएं। कभी इमरजेंसी में किसी पेशेंट को बाहर जाना पड़ता है तो उस पर क्या बीतती है, मैंने अपने बहुत ही एक घनिष्ठ परिवार को भोगते हुए देखा है। वो अपने बच्चा, उसकी पिता की इतनी हालत ख़राब थी कि उसे एयर एम्बुलेंस करना पड़ा, और जो एयर एम्बुलेंस उसने किया, उसने एडवांस ले लिया और एयर एम्बुलेंस आया नहीं। दूसरे एयर एम्बुलेंस को बुलाया और वो पेशेंट को लेकर जब दिल्ली लैंड किया, तब तक पेशेंट अपनी अंतिम सांस ले चुका था। जिसको एडवांस दिया वो उसने एडवांस वापस नहीं किया। एक इकलौता पुत्र, उस पर क्या बीती होगी, ये सोचने समझने की आवश्यकता है। इसलिए जमशेदपुर को कम से कम ये मल्टी स्पेशलिटी के नाम पर 100 बेड्स का एक टाटा स्टील विथ जॉइंट वेंचर ऑफ झारखंड गवर्नमेंट या विथ एनी अदर मेडिकल कंपनी और ऑन ए स्टैंड अलोन बेसिस टाटा स्टील को देना चाहिए। ब्लड रखने के लिए जमशेदपुर में जमशेदपुर ब्लड बैंक है और एमजीएम हॉस्पिटल है। ये बहुत अच्छी बात है कि जमशेदपुर के लोग ब्लड डोनेशन में काफ़ी जागरूक रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा श्रेय मैं जमशेदपुर के रेड क्रॉस सोसाइटी को भी देना चाहता हूँ। यहाँ लगभग हर संस्थाएं ब्लड डोनेशन के नाम पर आगे आती हैं और बहुत अच्छी तरह से यहाँ ब्लड कलेक्ट किया जाता है और स्टोर किया जाता है। मृत्यु के बाद आपकी आंखें किसी को नया जीवन दे सकती है। अंगों में सबसे ज़्यादा दान करने वाला अगर कोई अंग है तो वो है नेत्र। विश्व में जितने भी नेत्रहीन हैं, उसके लगभग 1/4 नेत्रहीन हिंदुस्तान में है। मरने से पहले या मरने के बाद आप कॉर्निया अपना दान कर सकते हैं, और कॉर्निया ट्रांसप्लांट से आप किसी दूसरे व्यक्ति को रोशनी दे सकते हैं। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इससे शरीर पर कोई दाग नहीं पड़ता और दाह संस्कार में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इस वीडियो के मार्फत मैं लोगों में जागरूकता फैलाना चाहता हूँ कि आप नेत्रदान जरूर करिए। मरने के बाद भी आप किसी की आंखों की रोशनी बन सकते हैं। जमशेदपुर में ईएसआई के भी हॉस्पिटल है, और जो व्यापारी वर्ग है उनके एम्प्लॉय वहाँ पर जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। ईएसआई हॉस्पिटल के साथ साथ ईएसआई के ओपीडी सेंटर्स भी हैं, जहाँ एम्प्लॉइज़ अपना जाकर इलाज करा के फ्री में दवाई ले सकते हैं। पर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो व्यापारी वर्ग के एम्प्लॉइज़ हैं वे ओपीडी में जाते हैं तो उन्हें दवाई नहीं दी जाती है। उनके दवाई को रिम्बर्समेंट के तौर पर दिया जाता है, आप पहले ख़रीद लीजिए, बाद में आपका बिल सेटल किया जाएगा। कहीं कहीं टेस्टिंग्स भी नहीं हो पाती है तो बाहर से जाकर टेस्ट करवाना पड़ता है और फिर उनके बिल सेटल होते हैं। पर जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके बिल सेटलमेंट में 6 महीना से 1 साल लग जाता है। मैं मांग करता हूं कि ये जो
एम्प्लॉयज़ हैं इनके बिल सेटलमेंट जल्द से जल्द होने चाहिए ताकि उन पर फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। झारखंड गवर्नमेंट का स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग का बजट लगभग 7,000 करोड़ का है और मेरा ये मानना है कि स्वास्थ्य विभाग में इम्प्रूवमेंट की काफ़ी गुंजाइश है। खास करके जो एम्बुलेंस सेवा है 104, जो इमरजेंसी तौर पर पेशेंट्स को यहाँ से रिम्स लेकर जाना या किसी और बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाना, इसकी सेवा में सुधार होना चाहिए। दूसरा, जमशेदपुर का जो एमजीएम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है और सदर हॉस्पिटल है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई की उपलब्धता होनी चाहिए। मरीजों को बहुत सारी दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं जो वो बाहर जाकर खरीदने के लिए मजबूर होते हैं। मैं अपने एक मित्र जो डॉक्टर है उससे बात कर रहा था कि क्या जमशेदपुर में डॉक्टर की ज़्यादा नहीं है, 500 700, कोई डॉक्टर 1,000 रुपया भी लेता है, क्या ये उचित है? तो मेरे उस फ्रेंड ने जवाब दिया कि देखो मुकेश, हम जो फीस लेते हैं, अगर हम बहुत कम फीस लेंगे तो इससे हमारे यहाँ इतने पेशेंट्स आएंगे कि हम उन्हें देख नहीं पाएंगे। तो ये भीड़ हटाने का तरीका है ज़्यादा। पर मैं अपने मित्र से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। जमशेदपुर में डॉक्टर सिद्धू जैसे भी डॉक्टर हुए हैं जो 30-40 रुपया लेकर पेशेंट्स का इलाज किए हैं और उनके यहाँ सुबह 4 बजे से लेकर उनके सोने तक पेशेंट्स उनके इंतज़ार में खड़े रहते थे। साथियों, आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स, मैक्सिमम डॉक्टर्स करते हैं वे ब्रांडेड होते हैं और ये मेडिकल काउंसिल के रूल्स में है कि डॉक्टर्स को जेनरिक दवा प्रिस्क्राइब करनी है। जेनरिक दवा और ब्रांडेड दवा के रेट्स में काफ़ी अंतर होता है। तो मैं इस वीडियो के मार्फत से मेरे जमशेदपुर में जो डॉक्टर्स सेवा दे रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप मानवता को ध्यान में रखते हुए, गरीब तबके को ध्यान में रखते हुए, एवरेज जमशेदपुरियन को ध्यान में रखते हुए जेनरिक दवाई ही प्रिस्क्राइब करें जिससे उन पर फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना है और झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना है। मैं जमशेदपुर के गरीब तबके के लोग जब उन्हें इमरजेंसी आती है और किसी इलाज में कई कई लाख रुपयों की आवश्यकता होती है तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप आयुष्मान भारत में अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं। बहुत सारे ऐसे एवरेज जमशेदपुर के लोग हैं जो शायद शर्म के नाते आयुष्मान भारत में रजिस्टर्ड नहीं होते होंगे, पर मैं आपको कहूँगा कि इसमें कोई शर्म और संकोच की आवश्यकता नहीं। आपका यह अधिकार है, आपको आयुष्मान भारत में रजिस्टर्ड होना चाहिए और सरकारी स्कीम का आपको पूरी तरह से लाभ उठाना चाहिए। जहाँ तक सामर्थ्य लोगों की बात है, वे मेडिक्लेम कराते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहूँगा कि आप मेडिकल इंश्योरेंस जो करवाते हैं उसको ध्यानपूर्वक करवाएं। उसमें बहुत सारी हिडन चीज़ें होती है जो आपको रिम्बर्समेंट के समय प्रॉब्लम आता है। जब आप कोई पॉलिसी लें तो अपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ेस को न छुपाएं और उसके पॉलिसीज़ को पूरी तरह स्टडी करने के बाद लें ताकि आपको किसी भी तरह के इलाज के समय, इलाज के बाद किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आए। मैं एक सच्ची घटना आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारी मदर का हार्ट का ईएफ रेशियो 20% से नीचे आ गया था। ईएफ जिसे इवैल्यूएशन फ्रैक्शन कहते हैं, वो एक नॉर्मल हार्ट के लिए 50% होना चाहिए और
उससे बिलो होने से हार्ट फेलियर कभी भी हो सकता है। एक जो हार्ट होता है एक रबड़ की तरह होता है और आगे पीछे होकर ब्लड को पंप करता है। और 20% आने के कारण मैं बहुत उदास था। और फिर मेरे कुछ मित्रगण ने बताया कि इसमें आईसीडी लगाना पड़ेगा हार्ट में, तभी हार्ट नॉर्मल काम करता रहेगा, नहीं तो कभी भी हार्ट फेलियर हो सकता है। मगर कुछ मित्रों ने मुझे ढांढस बताया कि अरे कोई चिंता की बात नहीं है, इतने में भी हार्ट बहुत दिन तक आपकी मदद रहेंगी। हमारे पिता सुबह 3 बजे उठकर योग करते हैं और मेरी माँ को भी वो उठाकर सुबह योग कराने लगे, मेडिटेशन करवाने लगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, शायद ये चमत्कार ही हुआ होगा कि आज हमारी मदर का हार्ट नॉर्मल से भी ऊपर चला गया है और 60% के लेवल पर उनका ईएफ काम कर रहा है। इस घटना के बाद और जो मैंने स्टडी किया है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारा बॉडी जो है इसमें खुद दवाई बनाने की क्षमता है। जब हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है तब हमारी बॉडी उस प्रकार की दवाइयाँ प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। मेरा आपसे कहना है कि आप नित्य योग करें, मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। इससे आपका जीवन स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। यू spoil your health to earn money and then you spend your money to improve your health. आपके स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए, निरोगी काया की कामना करते हुए आपसे दोबारा मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।